नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे बिजनेस समिट में पीएम मोदी ने क्यों किया कोल्ड प्ले जैसे रॉक बैंड का जिक्र, देखेंगे बागपत में हुए हादसे का जिम्मेदार है कौन, जानेंगे कि क्या सच में है अमेरिका में इनकम टैक्स खत्म करने की कोई तैयारी, बात करेंगे इसरो के 100वें ऐतिहासिक लॉन्च की, एक नजर डालेंगे दिल्ली चुनावों की ओर और आखिर में देखेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए भारत तो पाकिस्तान को क्यों हुई परेशानी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। राजस्थान में 8वीं आर्थिक गणना शुरू, राज्य स्तरीय समन्वय समिति भी गठित, औद्योगिक इकाइयों की गणना और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी करेंगे एकत्र। प्रयागराज महाकुंभ के बीच फ्लाइट के किराए में हैरान करने वाला हुआ इजाफा, जिसको लेकर आपके राघव चड्ढा ने उठाई आवाज, श्रद्धालुओं के लिए सस्ती उड़ानों की मांग। मौनी अमावस्या से पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने आस पड़ोस के श्रद्धालुओं से की बड़ी अपील, कहा 15 से 20 दिन बाद आए अयोध्या। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, महाकुंभ जा रही 2 ट्रेनों पर किया गया पथराव, कोच के गेट न खुलने से भड़के हुए थे यात्री। बिहार के आरा में किसानों के साथ हो गया खेला, सरकारी रिकॉर्ड में हिंद महासागर और श्रीलंका में दिख रही जमीन, डिजिटल सर्वे में हुई गड़बड़ी की चर्चा पूरे क्षेत्र में। हरियाणा सरकार अरविंद केजरीवाल पर कर सकती है मानहानि का केस, यमुना के पानी को लेकर लगाया गया था आरोप, दिल्ली जल बोर्ड ने आरोप को बताया भ्रामक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने सोमवार को तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 11 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दी कस्टडी पैरोल, कर सकेंगे चुनाव प्रचार। रामायण शो के राम ने संगम में लगाई डुबकी, बांटा प्रसाद, महाकुंभ में लगे जय श्री राम के नारे। गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर मिली पैरोल, चुपके से जेल से निकाला गया बाहर, दिल्ली चुनाव के चलते पैरोल दिए जाने की है जमकर चर्चा। वह ये तो थी कुछ हेडलाइंस, अब चलिए रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी मंगलवार को ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने ओडिशा सरकार की बिजनेस समिट उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। ये समिट भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित हो रही है, जो 2 दिन तक चलेगी। इस समिट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई अहम बातें बताई। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में मुंबई और अहमदाबाद में हुए ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले का भी खास तौर पर जिक्र किया है। जी हां, बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ओडिशा की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत देश का विकास इंजन है और ओडिशा इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बताया गया है कि ये ओडिशा के इतिहास का सबसे बड़ा निवेशक सम्मेलन है, मैं इसके लिए ओडिशा सरकार को बधाई देता हूं। इसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कई विभागों जैसे रिसर्च, इनोवेशन, मध्यम व लघु उद्योग, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी बातें रखी। इसी दौरान देश में कई जरूरी चीजों के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर जोर देते हुए उन्होंने कोल्ड प्ले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपने मुंबई और अहमदाबाद में आयोजित कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की तस्वीरें देखी होंगी। ये दर्शाता है कि भारत में लाइव कॉन्सर्ट की भी अपार संभावनाएं हैं। कॉन्सर्ट इकोनॉमी के लिए भी जरूरी स्किल्स पर फोकस किया जाना चाहिए। दुनिया भर के बड़े कलाकार भारत में कॉन्सर्ट को लेकर और आकर्षित हो रहे हैं। राज्य और निजी क्षेत्रों को इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरौत में आयोजित जैन निर्वाण महोत्सव में अब तक 7 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ चुकी है। 20 घायलों का उपचार अभी जारी है। हादसे को लेकर डीएम और एसपी ने जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि यह महोत्सव पिछले 25-30 सालों से लगातार होता आ रहा है। इसके लिए परमिशन भी ली गई थी। ये कार्यक्रम आज यानी मंगलवार को बरौत के जैन कॉलेज फील्ड में चल रहा था। जैन समाज की मौजूदगी में आदिनाथ भगवान के निर्वाण के लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था। कई सारे श्रद्धालु लड्डू चढ़ाने के लिए स्टेज पर खड़े हुए थे। कुछ लोगों को यहां तक कि सीढ़ियों पर भी खड़े हुए देखा गया था, जिससे स्टेज पर चढ़ा जाता है। तभी अचानक सीढ़ियां टूटी और लकड़ी का पूरा स्टेज गिर गया। स्टेज गिरने से वहां मौजूद कई लोग इसके नीचे दब गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस को सूचना दी गई। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिन घायलों को कम चोट आई थी उनका प्राथमिक उपचार कर वापस घर भेज दिया गया। बाकी 20 लोगों का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि संख्या से अधिक श्रद्धालु स्टेज पर चढ़ गए थे, जिस कारण अधिक भार से स्टेज टूट गया। हादसे को लेकर डीएम अस्मिता लाल और एसपी अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि बरौत में जैन समाज का कार्यक्रम था। सीढ़ियां टूटने से लकड़ी का स्टेज टूट गया। इस कारण जो भी वहां लोग मौजूद थे वो मंच के नीचे दब गए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर शोक जताया। उन्होंने घायलों के बेहतर उपचार के लिए पुलिस और प्रशासन को आदेश दिए हैं। साथ ही सभी के जल्द ठीक हो जाने की कामना भी की है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर है कि वह देश में इनकम टैक्स खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि आयकर को खत्म करके टैरिफ को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि अपने नागरिकों के बजाय हम दूसरे देशों से आय हासिल कर सके। सोमवार को ट्रंप ने आयकर खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि अमेरिकी नागरिकों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया जा सके। डिस्पोजेबल इनकम मतलब उस आय से है जो टैक्स और दूसरे सोशल सिक्योरिटी चार्जेस देने के बाद बचती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि इस कदम के साथ हम उस व्यवस्था को वापस लाएंगे जिसके चलते अमेरिका अमीर हुआ है। उन्होंने इनकम टैक्स खत्म करने के लिए एक बार फिर आयात शुल्कों की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि अमेरिका उस सिस्टम में वापसी करे जिसमें हमें अमीर और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाया। विदेशी राष्ट्रों को समृद्ध बनाने के लिए हमारे नागरिकों से टैक्स लेने के बजाय हमें हमारे नागरिकों को समृद्ध करने के लिए विदेशी राष्ट्रों पर टैक्स लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इतिहास में 1870 से 1913 के बीच देश सबसे ज्यादा अमीर था। तब टैरिफ आधारित अर्थव्यवस्था चल रही थी। ट्रंप टैक्स में कटौती की वकालत कर रहे हैं। साथ ही इसके चलते राजस्व में होने वाली कमी को आयात शुल्क से पूरी करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने 20 जनवरी को कहा था कि विदेशी राष्ट्रों को समृद्ध बनाने के लिए हमारे नागरिकों से टैक्स लेने के बजाय हमें हमारे नागरिकों को समृद्ध करने के लिए विदेशी राष्ट्रों पर टैक्स और टैरिफ लगाएंगे। इसके चलते हम सभी शुल्क और राजस्व जुटाने के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस स्थापित कर रहे हैं। बता दें कि इसरो ऐतिहासिक 100वें मिशन के लिए 27 घंटे की गिनती शुरू कर चुका है। इस मिशन में एक नेविगेशन सैटेलाइट को GSLV रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन का पहला मिशन भी होगा, जिन्होंने 13 जनवरी को कार्यभार संभाला था। आपको बताते चले 29 जनवरी 2025 को शाम 6:30 बजे GSLV F-15 रॉकेट से NVS-2 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। GSLV F-15 की 17वीं उड़ान है। NVS-2 उपग्रह है जो नाविक यानी उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है। लॉन्च साइट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का दूसरा लॉन्च पैड है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने अपनी 17वीं उड़ान में नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। आपको बताते चले कि NVS-2 सैटेलाइट नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन श्रृंखला का दूसरा सैटेलाइट है।
इसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ भारतीय भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति, वेग और समय प्रदान करना है। आपको बता दें कि 27 घंटे 30 सेकंड की गिनती मंगलवार को सुबह 2:53 से शुरू हुई। बताते चले कि 50 मीटर ऊंचे GSLV F-15 GSLV F-12 मिशन के बाद हो रहा है। 29 मई 2023 को पहला नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च किया गया था। नाविक में 5 दूसरी पीढ़ी के सैटेलाइट शामिल है। NVS जो नाविक बेस लेयर कॉन्स्टेलेशन को उन्नत सुविधाओं के साथ बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। UR सैटेलाइट सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए NVS-2 सैटेलाइट का वजन लगभग 2250 किलोग्राम है। इसमें L1, L5 और S बैंड में नेविगेशन पेलोड के अलावा C बैंड में रेंजिंग पेलोड है जो इसके पूर्ववर्ती NVS-1 की तरह है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तस्वीर उलट नजर आ रही है। मिल्कीपुर में कांग्रेस के समर्थन के बावजूद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल 30 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। सपा के कई अन्य सांसद भी दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करते नजर आ सकते हैं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। अखिलेश यादव ने खुद अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करने का ऐलान किया था। सपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही दल लोकसभा चुनाव से पहले अस्तित्व में आए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में आम चुनाव गठबंधन कर लड़ा था। जैसा कि 26 जनवरी 2025 को भारत के गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके बाद उनकी योजना थी कि वे भारत से सीधे पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हालांकि भारत सरकार ने इस योजना पर कूटनीतिक दबाव बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के बजाय मलेशिया का दौरा करने का फैसला लिया। ये कदम भारत की एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को इस फैसले से असहजता महसूस हुई। शहबाज सरकार ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली थी, जिसमें एक मंत्री को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन अचानक दौरे के रद्द होने से पाकिस्तान में निराशा और आक्रोश फैल गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान के विदेशी मामलों के जानकारों और पत्रकारों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। इस मामले पर पाकिस्तानी महिला पत्रकार और यूट्यूबर आरजू काजमी ने कहा है कि भारत को गणतंत्र दिवस के लिए कोई और मेहमान नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुला लिया, जबकि पाकिस्तान की ओर से उनके स्वागत की तैयारी पहले से ही चल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने व्यापार और अन्य लालच के माध्यम से इंडोनेशिया को पाकिस्तान न जाने के लिए राजी किया। काजमी ने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सोचा होगा कि भारत से उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा, इसीलिए उन्होंने भारत को प्राथमिकता दी। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ कमर चीमा ने इस घटना पर अपनी राय देते हुए कहा कि ये कदम भारत का बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों का बदला लेने का एक तरीका भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव से भारत चिंतित है और इसका बदला लेने के लिए उसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के दौरे को रद्द करवाया है। वहीं ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DV न्यूज़ के साथ।